का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेस में। तो अपना आज का टॉपिक अभाज्य गुणनखंड चैप्टर 2.2 के कुछ क्वेश्चन अपने किए थे, जिसमें अपने ये देखा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, और फिर अपने उस पर अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 क्वेश्चन उस पर किए थे। तो आज अपने चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि अपने को सिर्फ इनके अभाज्य गुणनखंड रूप अपने को बताना है। ठीक है ना, इसके अपने को बताने अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं शुरू। अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने आपको एक फॉर्म बताया था, आप उस फॉर्म को रफ कार्य के रूप में करोगे। ठीक है ना, वो रफ कार्य मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। तो अपने को संख्या दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने के अंदर 468 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से करने हैं। आपको इस प्रकार से बनाओगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन अपने कर रहे हैं 468। तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी मैंने? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताई थी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 से शुरू किया आपने। ये देखिए 2 का भाग दिया 4 के अंदर, तो 2 2 कितना होता है 4, पूरा पूरा चला गया। फिर अपने 3 का 2 का 3 6 के अंदर भाग दिया तो कितने तक गया? 3 2 है 6। फिर 8 के अंदर दिया तो कितने तक जाएगा? 4 तक। मैंने आपको बताया था ये भाग तब तक देते रहना है जब तक 2 का जाता रहेगा। अब 2 का फिर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको इसके अलावा एक भाग नियम, भाजकता के नियम भी बताए थे कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, तो उस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड को शुरू कहाँ से करना है? आपको 2 से, हमेशा 2 से करना है। क्यों करना है? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों है, 1 क्यों नहीं है? तो ये मैंने आपको इससे पिछले वाले सेशन में क्लियर करवा दिया था। अगर आपको वो जानना है तो बिल्कुल आप लास्ट वाला सेशन पूरा देखें। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपको पूरा का पूरा 10th क्लास NCERT RBC सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ के पूरा सिलेबस अच्छे से और टाइम टू टाइम आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने शुरू करते हैं। फिर अपने 2 से डिवाइड किया इसको, तो कितने तक जाएगा? 2 एकम 2। फिर 3 के अंदर दिया तो 2 एकम 2। कितने बच के? 1 और 4 14, यानी कि 7 2 है 14। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके अंदर अपने देख रहे हैं कि 7 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं है। फिर मैंने बताया था 3 का नियम। 3 के नियम के लिए मैंने बताया था कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 के पाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो देखते हैं, इनका योग करते हैं। 1 7 और 1 8 और 1 9। क्या 9 3 के पाड़े में आता है? तो यस। तो फिर अपने देंगे इसको 3 से भाग। तो 3 3 9, कितने बच गए? 2 और 7, यानी कि 27। ठीक है ना। तो कितना आएगा? 9 3 27। 39 के अंदर क्या 9 का भाग आएगा? तो 2 3 और 9 कितने होते हैं? 12, यानी कि 3 के अंदर आ रहा है। तो फिर अपने 3 से देंगे इसको, तो कितना आएगा? 3 एकम 3 3 3 9, जा रहा है भाग। फिर अपने देखेंगे इसके अंदर क्या 13 के अंदर किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सिर्फ 13 अभाज्य संख्या हो, और जब अभाज्य संख्या आ जाए तो अभाज्य संख्या के अंदर सिर्फ अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो ये अपना क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको आप देख सकते हो, ये लीजिए आपके सामने। मैंने स्टार्ट किया 2 से। क्यों 2 से किया? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसको क्रमबद्ध तरीके से करना है। 2 से बाद में 2 से नहीं जा रहा है तो 3 पे, 3 पे नहीं जा रहा है तो 5 पे। ठीक है ना। 5 से फिर 7, 7 से 11, 9 अभाज्य संख्या, ये आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए 2 से दिया, 2 से चला गया, 2 से फिर चला गया, फिर 2 से नहीं गया तो 3 पे चला गया, फिर 3 पे चला गया और फिर लास्ट में 13 से चला गया। तो अपने को ये जो कार्य ये करना है अपने को रफ कार्य। अपने को फेयर काम में जब भी अपने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो फेयर वर्क बिल्कुल आपको सिर्फ इतना ही बताना है। क्या बताना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपसे पूछ लिया जाए 4, 6, 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 4, 6, 8 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 30। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा आंसर। अपने को जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया जाए तो अपने को बस इतना ही काम करना है। ये सारा काम अपने को क्या करना है? ये अपने को रफ कार्य करना है, ठीक है ना। ये हमने आपको समझाने के लिए आपको बताया इस प्रकार से आपको करना है। तो अपने का आंसर क्या आएगा? अपने को 468 का अभाज्य गुण क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? अपने को दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 4, 5। इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन अपने पास 9, 4, 5। तो वही मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ रफ कार्य के रूप में करके। इसको जब आप सीख जाओगे फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप इसको रफ कार्य में कर करके देखो। अब देखिए 9, 4, 5 संख्या, इसके अंदर अपने को भाग करना है, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 से बताया मैंने। तो क्या इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा? 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर इकाई का अंक क्या है? 5 है। मैंने आपको बताया था 2 का तभी भाग जाएगा जब उसके अंदर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 0 नहीं है, यानी कि 2 वाली संख्या कोई भी नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, क्या 3 का भाग जाएगा इसमें? तो 3 से देखेंगे तो 9 और 4, 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 4 13, और 13 और उसके बाद में 5, 13 और 5 18, यानी कि 3 के बारे में आता है तो 3 भाग जाएगा इसके अंदर। तो देखते हैं 3 का, 3 3 9 पूरा पूरा, फिर 4 में 3 का दिया तो 3 एकम 3, हंसले बची 1, 5 दिए 15, चला गया भाग। फिर अपने देखेंगे क्या इसके अंदर आगे जाएगा, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो इसके अंदर फिर चला जाएगा 3 का पूरा पूरा भाग। 3 एकम 3, 1 के अंदर 3 का जाएगा नहीं तो क्या आएगा? 0, कितने बच गए? 15, तो 5 दिए 15। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1 और 0, 1 और 5 6, क्या 6 के 3 के बारे में आता है? जी हाँ, तो फिर 3 का भाग चला जाएगा। 3 3 9, कितने बचे? 1 और 5 15। अब 35, क्या 35 के अंदर 3 का भाग जाएगा? तो 5 और 3 8, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर मैंने बताया नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, क्योंकि 4 तो अभाज्य संख्या 5। तो 5 के लिए नियम मैंने आपको, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि यदि भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 और 5 हो तो संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इकाई का अंक क्या है? 5, तो इसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 से कितना है? 7 5 है 35, और 7 क्या है? 1 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आ जाए तो अभाज्य संख्या के अंदर सिर्फ अभाज्य संख्या का ही भाग
जाएगा। तो ये हो गए अपने अभाज्य गुणनखंड किसके, 945, 945। तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है, 945। तो इसके क्या क्या लिखे थे हमने, इसके टुकड़े 3 × 3 × 3 यानी कि 3 × 3 × 3 × 5 × 7। तो ये हो गया अपने अभाज्य गुणनखंड किसके, 945। ठीक है ना, ये अपना हो जाएगा आंसर। अपने को जब एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन है तो अपने को सिर्फ ये कार्य करना है बस। ठीक है ना, ये कार्य ही करना है। एक बार फिर से देखेंगे अपने इसको। अपने पास संख्या क्या थी, 945। 945 का स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 2 से। 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 2 के बाद अभाज्य संख्या नेक्स्ट कौन सी है, 3। 3 से गया तो चला गया, फिर 3 से चला गया, फिर 3 से फिर चला गया, फिर 3 से नहीं गया तो 5 से चला गया, और फिर 5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7। तो 7 से चेक किया तो 7 से जा रहा था। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। संख्या है अपने पास 20,570। तो करते हैं शुरू इसको। अब 2 से करेंगे, 0 है तो 2 से जाएगा, 2 से कर दिया तो 2 एकम 2, फिर 0, 2 दूनी 4, कितने बच के 1 और 7 17, यानी कि 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। 2 से चला गया, क्या अब 2 से जाएगा, तो 5 आ गया, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा। तो 9 से 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल कहता है कि अंकों का योग, यानी कि 8 और 5 कितने होते हैं, 13। 13 और 2 15 और 1 16। तो 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा तो फिर अपने कहाँ से चेक करेंगे, 5 से। 5 के लिए नियम कहता है कि इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो क्या 5 है, तो जी हाँ, तो 5 से चला जाएगा। 5 2 है 10, और फिर 2 जाएगा नहीं, 0 लगाया तो कितना आया, 2 और 8, यानी कि 5 5 25, 5 5 25। आपको एक बात बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर भाग दे रहा हूँ। ठीक है ना, जो अपने पास भागफल आ रहा है उसको अपने यहाँ पे लिख रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ भाग दे के। 5 का भाग दिया, 2 तक चला जा गया, कितना आया 10। फिर ऊपर से उतारा 2, 2 में नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, 28, 5 5 25, कितने बच गए 3, ऊपर से उतारा 5, 7 5 35। ठीक है ना, ये कार्य करना। तो जो ये संख्या आई है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 5 से भाग गया तो कितना आया 7। इस प्रकार से आपको वर्क करना है। तो अब देखिए नेक्स्ट, 5 नहीं है तो 5 का नहीं जाएगा। 5 के बाद में कौन सी संख्या है, 7। तो 7 के लिए कोस वैसे कोई रूल है नहीं, लेकिन फिर भी अपने इसको चेक कर लेते हैं। 7 से क्या जाएगा, तो 7 दूना 14 6 और 5, 7 2 14 6 और 5 65। तो 7 यानी कि 7 से नहीं जाएगा। और 7 के बाद में 11, तो 11 पे चेक करते हैं इसको अपने। 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11, कितने बच गए 9। 9 और 5 95, 11 8 88, 88 और 95 यानी कितने बच गए 77, यानी कि 11 7 77। फिर 11 पे चेक करेंगे, मैंने बताया जब तक भाग जा रहा हो तो चेक करते जाएंगे। 7 का फिर 11 का देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11 एकम 11 7, 11 7 77। तो फिर देखेंगे इसको। अब अपने पास 17 आ गया। तो अपने जानते हैं 17 एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का उसी के अंदर भाग जाता है। तो ये इसके अपने क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने देख सकते हैं। तो
अपने अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो अपने पास संख्या थी 20,570 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 70, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे 2 इंटू 5 इंटू 11 कितनी बार आया है 11 आया है 2 बार, तो 11 की पावर अपने 2 लिख सकते हैं। पावर का मतलब उस संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। तो अपना आंसर क्या आएगा, ये बड़ा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 ये आपके लिए है होमवर्क। ये आप क्वेश्चन करोगे और आंसर दोगे इसका। जब तक खुद नहीं करोगे अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें वो अपने कर लेते हैं। वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महत्तम समावर्तक। क्या लिखा हुआ है, महत्तम समावर्तक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मैस है। ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये दे रखा है इसने कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। तो मिनिमम रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी महत्तम समावर्तक पूछ लिया जाए तो आपको कितनी संख्या देगा, मिनिमम 2 संख्या तो देगा, 2 देगा, 2 से ज़्यादा दे सकता है। यानी कि कम से कम संख्या कितनी होगी, 2 संख्या। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए क्या है आगे, माना 24, 36, 38 3 संख्या, इसका अपने एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई है, यहाँ से पहले देखते हैं मैस है और इंग्लिश में इसको कहते हैं HCF। इस बात का ध्यान रखना, जिसको अपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर 2.1 के अंदर मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो ये होता है वो HCF। वहाँ पे अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किया था, यहाँ पे अपने अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसको करेंगे। तो HCF क्या होता है, HCF या इसको यूँ बोल सकते हैं अपने मैस है, एक ही चीज़ होता है। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या है डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक संख्याएं। तो इसमें कंडीशन क्या लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। कंडीशन ये है कि कम से कम 2 संख्या। जब भी आपको HCF ज्ञात करने का देगा तो वो कम से कम आपको 2 संख्या देगा। ठीक है ना। जब 2 संख्या देगा तभी अपने HCF ज्ञात कर सकते हैं। एक संख्या के तो सिर्फ अपने टुकड़े कर सकते हैं उनका, HCF संख्याएं 2 देगा तभी अपने निकाल सकते हैं ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 2 से ज़्यादा वो दे सकता है, 3, 4 जितना उसका मन करे दे सकता है, लेकिन कम से कम आपको ध्यान रखना है। कंडीशन ये है कि कम से कम 2 संख्या देगा वो आपको। 2 संख्याओं के HCF निकाले जाते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको महत्तम समावर्तक, या शॉर्ट में इसको मैं से भी कह देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक एग्जांपल दे रखा है 24, 36, 48। तो करते हैं, देखिए किस प्रकार से। अपने पास संख्या थी 24 और 36 और
48। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड किए मैंने 2 से, कितना आया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, और फिर 3 से किया 3। क्यों किया? देखिए 2 में जा रहा था, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा तो 3 का चला गया। इसमें फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा 18, इसमें 2 का दिया तो कितना आया 9। अपने जानते हैं 9 के अंदर 2 का जाता नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 दिए 9, और 3 के अंदर फिर किया तो 3 एकम 3, इसमें किया तो 2, कितना है 24, इसमें 2 से किया तो कितना आया 12, और इसमें कितना है 6, इसमें फिर किया तो कितना आएगा 2 से 3, और 3 में 3 का किया तो 1। तो ये हो गई अपने पास 3 संख्या थी, और 3 संख्याओं के अपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखिए HCF इनसे किस प्रकार से निकालेंगे वो अपने देखना है। तो ध्यान से आपको समझना है और देखना भी है कि यहाँ से HCF अपने किस प्रकार से निकालेंगे। पहले तो अपने इनके जो फैक्टर है वो लिख लेते हैं, फैक्टर अपने इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने। चॉइस के फैक्टर क्या हो गई? चॉइस के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया कि 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी कि पावर ये बताती है कि वो संख्या कितनी बार आई है, और जब भी आ जाए तो उसको सॉल्व करना है तो उसको मल्टीप्लाई में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है 36, तो 36 को लिखेंगे 2 की पावर 2, या फिर एक बार यूँ लिख लेते हैं सीधा ही 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको अपने क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। फिर देखिए नेक्स्ट अपने पास 48 के टुकड़े क्या हैं अपने पास? अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं इसको अपने? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए यहाँ से HCF आपको किस प्रकार से निकालना है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना भी है। तो देखिए इस यहाँ से अपना काम खत्म। अब देखते हैं HCF क्या चीज़ होती है। उसने बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह उभयनिष्ठ बड़ी से बड़ी संख्या, कॉमन और बड़ी भी होनी चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि इन अभाज्य गुणनखंडों के अंदर क्या आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन संख्या लेनी है। जो भी गुणनखंड लेने हैं वो कॉमन लेने हैं, यानी कि यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 2 आए, लेकिन यहाँ पे 2 ना आए, तो आपको नहीं लेना है। कॉमन जो सभी में आए, जितने भी टुकड़े संख्या दिए उन सब के टुकड़ों में कॉमन आना चाहिए। तो एक तो मैंने 2 ले लिया, 2 आ रहा है। फिर देखते हैं क्या अगला टुकड़ा जो 3 है वो भी आ रहा है, तीनों में 3 3 और 3 बिल्कुल आ रहा है। ये हो गया। अब फिर अपने को देखना है कि उसकी पावर भी अपने को देखना है। तो यहाँ पे मिनिमम पावर लेनी है, ध्यान रखना है मिनिमम पावर। पहली कंडीशन ये है कि कॉमन संख्या, और सेकंड मिनिमम पावर जो कॉमन है उनकी। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम पावर कितनी है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 की पावर 4। तो मिनिमम पावर क्या है 2 की पावर 2। फर्स्ट क्लियर। फिर सेकंड है 3 की मिनिमम पावर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कोई पावर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1। जिस पे कोई पावर नहीं होती है, ध्यान रखना उसकी पावर 1 होती है। 0 मत कर देना। तो यहाँ पे मिनिमम पावर कितनी है 1 2, और यहाँ पे भी कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1। तो मिनिमम पावर कितनी है 1, ठीक है ना। जिस संख्या पे कोई पावर नहीं, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 2 की पावर 1 है ना।
इस बात का ध्यान रखना। तो 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है, यानी कि 2 × 2 और 2 की पावर 3 की पावर 1 × यानी कि 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 × 2 यानी कि 4, 4 × 3 यानी कि 12। अब देखिए उसने ये बोला है, अपने पास HCF कितना आ गया, तो अपने पास HCF किसका, अपने पास 24, 36 और 48 का कितना आया, 12। अब उसने ये बोला है, अपने पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन क्या थी अपने पास, डेफिनेशन ये थी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तीय वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुण संख्या और उभयनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है ये देखते हैं पहले तो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन। यानी कि कॉमन वह संख्या होती है जो सब में आती है, यानी कि दी गई संख्या, जितनी भी संख्या दी गई उन सब में आए, इस बात का ध्यान रखना है, सब में आए फर्स्ट। या फिर अपने यूँ भी कह सकते हैं कि कॉमन संख्या दी गई संख्याओं को कॉमन संख्या दी गई संख्याओं दी गई सभी संख्याओं में होती है। या फिर अपने यूँ भी लिख सकते हैं, इनका गुणनखंड होता है। गुणनखंड बोले तो एक टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा मतलब जो सब में आए। अब देखिए किस प्रकार से अपने पास संख्या थी, तो अपने पास संख्या है, नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास संख्या है 12, 24 और उसके बाद नेक्स्ट 36 और 48। तो मैं 24 के अंदर 12 का भाग देता हूँ, ये इसको पूरा पूरा काटेगा, कितने तक, 2 तक। अगर मैं 36 के अंदर 12 का भाग देता हूँ तो इसको काटेगा पूरा पूरा। और अगर मैं 48 के अंदर 12 का भाग देता हूँ तो ये भी इसको पूरा पूरा काटेगा। तो यहाँ से एक साधारण सा मीन ये निकलता है कि HCF वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी क्या होता है ये भी आपको समझाता हूँ। बड़ी से बड़ी जो दी गई संख्याओं, जो दी गई सब संख्याओं को काटती है। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्या दी हुई थी, 3 संख्या कौन कौन सी, 3 संख्या 24, 36 और 48। 12 ने 24 को भी काटा, 36 को काटा और 48 को। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि इसने बोला है बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी इसलिए बोला है क्योंकि इन संख्याओं को 6 भी तो काट सकता है, 6 भी तो काट सकता है। कैसे काट सकता है, देखिए 12 में 6 का भाग दिया तो 2, 24 में भाग देंगे कितना आएगा, 4,
और 48 को भी तो काट सकता है। 6 तो 8 छिका 48, 6 भी तो काट सकता है, ठीक है ना। क्या 3 नहीं काट सकता? 3 भी तो काट सकता है, इनको 3 भी तो काट सकता है। ये भी तो देखते हैं अपने, सॉरी यहाँ पे अपने पास 12 के बजाय 24 था, ठीक है ना। 36 था एक संख्या, 36, 36 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। तो इसको 3 भी तो काट सकता है, इसको भी 3 काट सकता है, इसको भी 3 काट सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसने ये बोला बड़ी से बड़ी संख्या, तो अपने को 3 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या लास्ट क्या बचेगी? 12 बचेगी, ठीक है ना। इसलिए अपने संख्या क्या ली है? संख्या ली है अपने 12, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या क्या ली है? 12। ये संख्या, इससे ऊपर कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को काटेगी, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे ऊपर कोई बड़ी संख्या नहीं। अगर होती है तो बोलेंगे अपने, तो फिलहाल कोई नहीं है, इसका मतलब 12 बड़ी से बड़ी संख्या है। और ये अपना क्या कहलाता है? HCF दी की संख्याओं को सभी को काटे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है ना। अच्छे से समझ आई होगी किस प्रकार से आपको HCF फाइंड करना है। आपको जितनी भी संख्या दे रखी है उन सब का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है, देख लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व समावर्त्य वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब वो कॉमन संख्या जो दी की संख्याओं को सभी को काटे और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी लेनी है। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है कि HCF क्या होता है। इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF यानी कि मैं से कहते हैं। कम से कम कंडीशन ये होती है कि HCF जब भी आपसे पूछेगा कम से कम आपको 2 संख्या देगा, 2 से कम नहीं देगा। 2 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती है। संख्या 24, 36 और यानी कि अभाज्य गुणनखंड की ये देख सकते हो आप। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको करने बताए हैं, और अभाज्य गुणनखंड करके फिर अपने को देखना है कि कॉमन संख्या, कॉमन टुकड़े क्या हैं जो तीनों में आ रहे हो। 2 संख्या तो दोनों में, 3 है तो तीनों में, 4 है तो चारों में। तो 3 है तो तीनों में कॉमन संख्या क्या आ रही है? 2। फिर देखा 3। ये करने के बाद फिर अपने को देखना है मिनिमम पावर, कम से कम पावर। 2 की कम से कम पावर क्या है? 2 की कम से कम, और यहाँ पे देखिए 2 की कम से कम पावर है यहाँ पे 2। और 3 की पावर देखें तो 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को आपस में 2 बार गुणा करना, 3 को 1 बार। 2 2 4, 4 3 12। तो इन सब का HCF क्या आ गया? 12। तो कॉमन, उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, इंग्लिश में, हिंदी में तो उभयनिष्ठ, यानी कि जो सब में आए और सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो वो आपका क्या हो जाएगा? HCF। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। HCF क्या होता है। अब देखते हैं अपने एलसीएम। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम सामर्थ्य वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं का गुणज हो। वहाँ पे तो देखिए उभयनिष्ठ संख्या थी जो उनको विभाजित काट रही थी, लेकिन ये गुणज की बात कर रहे हैं जो इन संख्याओं का गुणज यानी कि उनके गुणा में आना चाहिए ना। माना 6 और 2 8 संख्या एलसीएम, ये अपने एग्जाम्पल है, करते हैं इसको, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो 6 है, वही है, इसके टुकड़े किए 2 से, तो यहाँ पे कितना आया? 3। फिर अपने 3 से किया तो कितना आया? 1। फिर नेक्स्ट देखिए 2 से किया 8 को, कितना आया? 4। फिर 2 से किया तो कितना आया? 2। और 2 से किया तो 1। अब देखते एलसीएम क्या होता है। 6 के अपने पास को फैक्टर क्या है? 2 × 3। 8 के है अपने पास अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर, इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं इधर लिख देता हूँ। एलसीएम में आपको क्या करना है? जितने भी गुणनखंड है सब लेने हैं। जितने भी गुणनखंड का मतलब एक आपके 2 के गुणनखंड है, उसके बाद 3 के हैं, इसके अलावा और भी कोई है वो भी आपको लेने हैं। अगर नहीं है तो मतलब तो 2 के दोनों में
ध्यान रखना है, 2 का ले लिया तो इसका मतलब जितने भी है वो सब आ गए, उसके अंदर कवर हो गए। 3 का है तो 3 का ले लिया तो सब में आ गई, ये नहीं कि इसमें भी है इसमें सब ले लो, नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसमें कॉमन नहीं देखना, कॉमन वाला कोई रूल नहीं है। HCF के अंदर कॉमन, इसके अंदर कॉमन वाला कोई रूल नहीं है। इसमें जितने भी है सब उठा लो, 2 का है तो 2 का तो आ ही गया, इसमें 3 है तो 3 का, 3 के अलावा और 5 है, 7 है, 11 है, जितने भी सब उठा लो। फिर इसमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर देखना है। क्या करना है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम का बोले तो अधिकतम, उसमें तो मिनिमम पावर की बात कर रहे थे, इसमें अपने मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 3। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितनी है, 1। अब देखिए अपन इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार करेंगे तो 8 और इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24। तो अपना एलसीएम क्या हो गया, अपना एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखते हैं डेफिनेशन एक बार फिर से अपने की परिभाषा क्या थी। उसने ये बोला था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो वह छोटी छोटी जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। माना 6 और 8 दो संख्या उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड और वह छोटी से छोटी। तो देखिए छोटी से छोटी, अब मैं एक बार थोड़ा सा फिर आपको डिटेल में समझा देता हूँ। एक तरफ मैं लिख देता हूँ 6 यानी कि इसका पहाड़ा लिखता हूँ 24 30 36 48 यहाँ तक लिखते हैं। एक तरफ लिखता हूँ 8 का। अब उसने बोला है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए यानी कि दोनों के पहाड़े में आना चाहिए, सीधी सी बात करें तो दोनों के पहाड़े में आनी चाहिए, और कॉमन होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। तो 6 और 8 के पहाड़े में 12, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 नहीं, 12 आ रहा है, इसमें 8 नहीं आ रहा है, इसमें 18 16 नहीं आ रहा है। एक तो देखिए ये रहा 24 आ रहा है। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो 32 36 48, फिर अपने देखें तो एक ये रहा है। अब परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा ये कह रही है कि एक तो कॉमन होना चाहिए, जो भी संख्या दी है उसके अंदर कॉमन होना चाहिए, कॉमन गुणनखंड गुणज, और फिर बोला उसने छोटे से छोटा क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। तो 48 भी तो हो सकता था, लेकिन उसने बोला छोटे से छोटा। इससे क्या छोटा और कोई कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब छोटी से छोटी इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, 24। इससे आगे जाएंगे तो 48 आएगा और उसके बाद 72 आएगा। इस प्रकार आगे चलते जाएंगे तो और भी आएगा, लेकिन अपने को छोटी से छोटी संख्या लेनी है और कॉमन गुणज होना चाहिए जो दोनों के पहाड़े में आए। तो वो अपना क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है अपना एलसीएम। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एचसीएफ में तो आपने किया था उभयनिष्ठ संख्या, बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ संख्या जो दोनों को काट रही हो, लेकिन एलसीएम में क्या है, वह छोटी से छोटी गुणज यानी कि गुणज होना चाहिए जो दोनों के पहाड़े में आए। तो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपने इस पे आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और अपने किस प्रकार से उनको करना है। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको पहले डिटेल में आपको समझा देता हूँ सब चीज़ें, फिर अपने इसको जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अपने 96 और 48, और इसने अपने को बोला है, अपने को क्या बोला है वो देखते हैं। अपने से बोला है कि युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का गुणा, जो आपने एलसीएम निकाला और एचसीएफ क्या दोनों का गुणा
और जो पूर्णांक बोले तो जो संख्या दे रखी है उन दोनों का गुणा क्या बराबर आता है, बिल्कुल करके देख लेते हैं क्या बराबर आता है या नहीं आता है। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास 96, तो इसके अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से किया तो अपने पास कितने तक जाएगा 48, यानी कि 4 2 8 और 8 2 16, 2 से फिर जा रहा है, 2 से किया तो कितना जाएगा 2 2 4 और 4 2 8, फिर आप 2 से करोगे तो कितने तक जाएगा 12 2 24, फिर 2 से किया तो कितने तक जाएगा आपका जाएगा 6 तक। फिर देखेंगे इसको, फिर 2 से किया तो कितने तक जाएगा 3 तक, और फिर जाएगा 3 एकम 3। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। फिर अपने पास नेक्स्ट संख्या क्या दे रखी है, अगली संख्या अपने को दे रखी है इसने, अगली संख्या है 404। तो 404 का भी कर लेते हैं अपने इधर। ये अपने को कलर दिख नहीं रहा है ढंग से, तो अपने कलर चेंज कर लेते हैं। कलर अपने इसका करते हैं ग्रीन। तो 404 इसका किया तो 202 पूरा चला जाएगा। फिर देखेंगे इसको 2 के जा रहा है तो 2 एकम 2, फिर जा रहा है क्या, फिर अब 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा। 2 के बाद में देखते हैं अपने इसके अंदर 3 का, तो 2 और 1 3, 3 का भी नहीं जा रहा है। 5 का देखें तो 5 का भी नहीं जा रहा है। 7 का देखें तो 7 एकम 7 का चेक कर लेते हैं अपने करते हैं 7, तो 7 एकम 7 कितने बचे 3 और 1 7 31, तो 7 का भी नहीं जा रहा है। 11 का चेक किया तो 11 आया 110, 11 का भी नहीं जा रहा है। तो फिर अपने देखते हैं क्या ये इसके अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के अंदर किसका भाग जाता है, उस संख्या का खुद का भाग जाता है। तो अब अपने इसका एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा और अपने क्वेश्चन करते हैं। पहले अपने 96 इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते इधर। 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, और 404 का लिखा तो इसका क्या लिखेंगे, इसका आएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 101। तो पहले अपने निकालते हैं एचसीएफ, यानी कि मैथ्स है। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2, क्या 3 दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या 101 दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है सिर्फ 2। फिर अपने मैंने देख कर बताया था आपको कि मिनिमम पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, तो मिनिमम बोले तो कम से कम पावर कितनी है 2। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 2 यानी कि 4 इसका हो जाएगा एचसीएफ। ये तो हो गया एचसीएफ। अब निकालते हैं इसको एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर वही मेथड जो आपको बताया था। तो इसमें एलसीएम देख सकते हैं, मैंने बताया जो कॉमन है जितने भी गुणनखंड है वो सब ले लेंगे। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है 101 आ रहा है, सारे ले लिए। फिर अपने मैंने बताया था एलसीएम के अंदर मैक्सिमम पावर यानी कि 2 की पावर 2 5, तो मैक्सिमम पावर कितनी है अधिक से अधिक 5 पावर, 3 की पावर 1 ले ली, 101 की पावर 1 ले ली। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो मैं इसको यूँ करता हूँ 2 की पावर 5 और इसको रखता हूँ 3 0 303 रखते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 5 है, इसको थोड़ा सा ढंग से 2 की पावर 5। तो एलसीएम अपने पास 4 आया, एचसीएफ अपने पास कितना आया, एचसीएफ है अपने पास 4। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होगी। और एलसीएम अपने पास 2 की पावर 5 इंटू 303, ये आपको हल करना है।
फिर उसने पूछा है अपने से क्या HCF और LCM दोनों का गुणा यानी कि इसका और इसका गुणा दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। तो अपने देख लेते हैं। अपने पास संख्या क्या दे रखी है, संख्या दी हुई थी 404 और नेक्स्ट 96। उसने बोला इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी कि कर देते हैं। उसने बोला एलसीएम HCF इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल मतलब जो संख्या अपने को दे रखी है उन दोनों का गुणनफल क्या बराबर आता है। HCF कितना आया था 4 और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम अपने पास 2 की पावर 5 यानी कि 32 इंटू 303 और बराबर पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि 404 इंटू 96। तो देख लेते हैं इसको अपने। तो इसको अपने यूँ लिख सकते हैं 4 इंटू 32 इंटू यहाँ से मैं 3 निकाल लेता हूँ बाहर, है ना। इसको आप सीधा गुणा करके भी लिख सकते हो 3 101। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 101 इंटू 4 और 96 को आप लिख सकते हो इसको अपने 96 रखते हैं। और जब आप इन दोनों का गुणा करोगे, ये आपका होमवर्क, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो ये संख्या और ये संख्या हमेशा बराबर आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने सही किया तो आप इन दोनों का जो गुणा आएगा वो हमेशा बराबर आता है। ये गुणा आप खुद करोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो मैंने करवाया था अभी, पहले अपने इनका HCF और LCM निकाले थे एवरेज करके और फिर अपने इनकी सत्यता की जांच की थी क्या LCM और HCF और पूर्णांकों गुणनफल बराबर आ रहा है। तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि अपने जब गुणा सही HCF और LCM निकालोगे तो गुणा भी बराबर आएगा बेशक। तो ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल आप इसको करोगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आज अपने जितने भी किए हैं उम्मीद अच्छे से आप समझ पाए होंगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। जो आपको होमवर्क दिया है वो करोगे, इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद कोशिश करोगे करने की, वरना अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ से आप उसको कॉपी करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आपको उसका इस क्लास का पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों।